नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ जी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे सवाल तो बनते ही हैं। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इससे पहले भी हम पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा चुके हैं। तो उसमें दोस्तों उस वीडियो में क्या था कि अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। फिर से मैं इस वीडियो को आप लोगों को सामने ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग आर्टिकल 40 देखिए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था को जिसमें रखा गया है वो आर्टिकल 40 है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 40 संविधान का भाग 3। दोस्तों ये संविधान का भाग नहीं, 1 2 3 4 दोस्तों ये संविधान का भाग 4 है, ठीक है। और इसमें डीपीएसपी आप लोग जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका पूरा नाम है दोस्तों। और अगर इसे हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते हैं। किस आर्टिकल के द्वारा दोस्तों? तो आर्टिकल 40, आर्टिकल दोस्तों 40, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए कि इसके अंतर्गत है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 40 डीपीएसपी का दोस्तों मतलब ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है कोर्ट में, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। देखिए दोस्तों, हम लोग ये सब पढ़ने से पहले इसके लक्ष्य को, इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हर एक बात का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है हम लोग उसको समझेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का। देखिए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य दोस्तों पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दोस्तों जो पावर है ना, जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण करना इसका मूल मकसद है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में पहले जब यह पंचायती राज व्यवस्था जब लागू नहीं थी, ये कब दोस्तों लागू हुई थी? 1992 में लागू हुई थी, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब यह लागू नहीं थी तो क्या होता था दोस्तों, जिला पंचायत मतलब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव नहीं होते थे। और जब चुनाव नहीं होते थे तो यहाँ का जो डेवलपमेंट का कार्य है, विकास कार्य कौन करता था दोस्तों? तो हमारे विधायक जी करते थे। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि विधायक एक विधायक के अंतर्गत तो लगभग 100-200 गांव होते हैं, ठीक है। हम गांव के लेवल की बात कर रहे हैं तो 2-3 लगभग, हाँ, 100-200 गांव होते हैं। तो उस हर एक प्रत्येक गांव तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं होता है। और जीतने के बाद पहुंचता ही कौन है यार? आप लोग जानते हैं कि कोई नहीं पहुंचता है। विकास कार्यों के लिए तो कोई जाता नहीं है, सिर्फ वोट मांगने जाते हैं नेता लोग। तो क्या हुआ दोस्तों कि इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन महसूस की गई कि अगर हमको और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करना है तो हमको पंचायती राज व्यवस्था को लाना पड़ेगा, जिसमें से जो पावर है वो जो थोड़ी सी पावर ग्राम पंचायतों की दी जाए, जिससे कि वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर सकें, डेवलपमेंट को कर सकें, लोगों की बातें सुन सकें, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसके द्वारा प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का होता है, डीडीसी का होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए देख, तो इसका जो मतलब है दोस्तों, उद्देश्य आप लोग समझ गए ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग समितियों के बारे में समझते हैं। दोस्तों इनकी कुछ समितियां बनाई गई हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। मतलब ये लोग सर्वे किए, फिर ये लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को दिए, और उससे पता चला कि देश को 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत है या 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत है। इनके बारे में ये समितियाँ बताया करती थी। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 है बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों ये जो बलवंत राय मेहता जी हैं हमारे, ये 1957 में ये समिति का गठन हुआ था, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता जी की समिति का गठन हुआ था और इन्होंने त्रिपंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इन्होंने बताया कि हाँ, देश को 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत है, ठीक है। इनकी रिपोर्ट दोस्तों यह थी बलवंत राय मेहता। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 की हम बात कर लें तो अशोक मेहता समिति है एक, नंबर 2 पर अशोक मेहता समिति है, जो दोस्तों कब हुई थी? 1977 में हुई थी, ठीक है। 20 साल के बाद फिर से एक समिति बनाई गई जो अशोक मेहता समिति थी। और इन्होंने दोस्तों 2 लेवल की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट को सरकार के सामने सौंपा।
और इन्होंने दोस्तों बताया कि देश में 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो कौन था दोस्तों? वो ग्राम एवं जिला लेवल पर 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था इन्होंने कही। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग जीबी के राव नंबर 3 जीबी के राव समिति हुई दोस्तों, और इन्होंने 1985 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। दोस्तों यह एक समिति राव जीबी के राव हाँ जीबी के राव समिति थी दोस्तों। 1985 में इनका गठन हुआ था, और इन्होंने न तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की, न 3 स्तरीय पंचायती राज की वकालत की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाँ, देश को पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देश में क्या है दोस्तों, जो सत्ता है वो छोटे छोटे लेवल में बंटना चाहिए, जिससे कि विकास कार्यों को अच्छे ढंग से किया जा सके। ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों ये बताया था, जीबी के राव मेहता। और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अधिकतर आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने किस लेवल की रिपोर्ट दी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। तो इस तरह के ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी, या न्याय पंचायत की वकालत कही थी। तो इस तरह के दोस्तों हम लोगों की ऑप्शन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग लास्ट समिति की बात करते हैं, जो कि LM सिंघवी समिति है दोस्तों। LM सिंघवी समिति है, इन्होंने बताया कि संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। दोस्तों इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला था। दोस्तों आप लोग DPSP का मतलब जानते हैं कि यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह DPSP के अंतर्गत जो भी आर्टिकल हैं, जो भी बातें, उनको लागू करें या ना करें। आप इसके लिए सरकार पर, जनता इसके लिए सरकार पर दोस्तों फोर्स नहीं कर सकती कि आपको ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करना ही पड़ेगा। आप वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, वो लागू करें या ना करें। तो ये एक तरह से संवैधानिक दर्जा से प्राप्त नहीं था। ठीक है। राज्य सरकारों का मन करे तो लागू करें, नहीं तो ना करें। तो इन्होंने दोस्तों LM सिंघवी समिति जी ने बताया कि संवैधानिक दर्जा देने की मांग की इन लोगों ने, और कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की, और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने भी मांग की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने समितियों के बारे में पढ़ा, जान गए ना समितियों के बारे में। दोस्तों हम लोगों की जो 4 समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM GB के राव समिति, LM सिंघवी समिति, और इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट समय समय पर अपनी अपनी रिपोर्ट में तरह तरह की बातें बताई, जो कि मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की, फिर 2 लेवल की बात कही गई, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई। उसके बाद में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कही गई। तो तरह तरह की बातें थी, आप लोग पढ़ ही लिए। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या इन लोगों की बातों को माना गया, क्या सरकार ने इनकी बातों पर एक्शन लिया, इनकी रिपोर्ट पर। तो हाँ दोस्तों लिया, तभी तो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं। अगर ना लेते तो कहाँ होते ना। तो हाँ लिया इन्होंने, और कब लिया, कैसे लिया, और उनमें क्या क्या बातें सरकार ने संविधान में ऐड किया इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया। देखिए दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, अब दोस्तों इसमें देखिए संवैधानिक दर्जा की मांग कही गई थी, किसके द्वारा? LM सिंघवी समिति के द्वारा। तो इसमें दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद में दोस्तों अनुसूची 11 जोड़ी गई इसमें। दोस्तों इसी में आप लोग जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ अपने संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। तो इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें दोस्तों जो है 29 कार्य क्षेत्र दिए गए, 29 कार्य क्षेत्र इसमें दिए गए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों पार्ट 9 में संशोधन किया गया। दोस्तों देखिए पार्ट 9 में संशोधन किया गया, और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हम लोग इसको पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ना है तो पार्ट 9 संविधान का भाग 9
को खोलिए और उसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इनके इलेक्शन वगैरह हैं, कैंडिडेट की एज क्या होगी, लिमिटेशन क्या होगी, इस सब के बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है। ठीक है, और ये ओ का मतलब ही है दोस्तों कि यह बाद में जोड़ा गया है, ये वाला बाद में जोड़ा गया। आप लोग ये इतना याद कर लीजिए कि संविधान में यदि का, खा, गा, ओ, ए, बी, अगर यदि ये शब्द आते हैं, आर्टिकल के साथ ये शब्द आते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये पहले नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, ये संविधान संशोधन है। ठीक है, ये सब हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दे दी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों इसमें मंजूरी दे दी गई, और उसमें एक कंडीशन ये दिया गया कि जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, आबादी है या जनसंख्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या, तो वहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दो स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें बताया गया ग्राम एवं जिला लेवल पर चुनाव होगा। ठीक है, और दोस्तों 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें आप लोग जानते हैं कि प्रधानी, बीडीसी, डीडीसी, इस तरह के उसमें इलेक्शन होते हैं, उन पर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, यहाँ से दोस्तों मंजूरी मिल गई यहाँ से, और फिर अपना काम चल पड़ा। इसके बाद में दोस्तों इलेक्शन की बात कही गई, इसमें इलेक्शन की बात कही गई कि इसमें इलेक्शन बाई स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। दोस्तों जो इनका इलेक्शन होता है वो राज्य सरकार कराएंगी, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार इसमें कराएंगी। और कार्यकाल की बात कर ले दोस्तों, तो इनके जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो जीतते हैं कैंडिडेट, उनकी जो कार्यकाल है वो सिर्फ 5 सालों का होगा। और आप लोग जानते हैं कि अपने यहाँ लगभग 5 सालों का ही सभी का कार्यकाल होता है, सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को छोड़कर इन लोगों के 6-6 साल का होता है कार्यकाल। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, एवं विघटन की स्थिति में उपचुनाव 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, उपचुनाव क्या होता है कि जैसे किसी इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन का मान लीजिए कोई कैंडिडेट जीत गया, ठीक है, जीतना ही है तो जीता उसमें, और उस कैंडिडेट की अचानक किसी कारणवश मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया कि वह जब सीट खाली हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो प्रधानी है वो उठ के उसके लड़के को मिल जाएगी, या उसकी लड़की को मिल जाएगी, या उसके नातेदार रिश्तेदार को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उस पर फिर से इलेक्शन होगा, और वही बताया गया कि 6 मंथ के अंदर दोस्तों, 6 महीने के अंदर फिर से दोबारा इलेक्शन वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कैंडिडेट की एज की बात कही गई है, तो उसमें 21 साल एज रखा गया है। यदि आपको प्रधानी, बीडीसी, डीडीसी, प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी को अगर इसमें भाग लेना है तो आपकी जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए दोस्तों। वह दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये सब बातें कही जा रही हैं। ठीक है, संविधान में मतलब जोड़ लिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें कि सीटों का रिजर्वेशन भी इसमें किया गया है। इसमें बताया गया है महिला सीट 1/3, महिला सीट 1/3, मतलब कि 3 पुरुषों पर 1 महिला कैंडिडेट होगी। ठीक है, एवं एससी व एसटी के लिए, या एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो संयुक्त रेशियो में होगा। ठीक है, संयुक्त रेशियो में बात कही गई है। तो दोस्तों ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। पता नहीं आया कि नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये तो समझ लिया। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे। दोस्तों ये होता है ग्राम प्रधान का चुनाव। ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कब होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, ग्राम पंचायत लेवल पर।
पंचायत के लिए दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो प्रधानी का चुनाव होता है वो सिर्फ गाँव में होता है, वो ग्राम पंचायत के लिए अपनी अपनी ग्राम पंचायत के लिए होता है। और उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान चुना जाता है या मुखिया चुना जाता है। इसके बाद में दोस्तों पंचायत समिति बनाई। पंचायत समिति के लिए दोस्तों पंचायत समिति, ठीक है दोस्तों। पंचायत समिति में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग प्रमुख को चुनते हैं। किसे दोस्तों? प्रमुख। इसको दोस्तों आप बीडीसी मान लीजिए। बीडीसी ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। बीडीसी, ये दोस्तों हो गया बीडीसी का चुनाव। आप लोग देखते हैं ना कि बीडीसी वाले अपने प्रमुख को चुनते हैं, अपने मतों के द्वारा प्रमुख को चुनते हैं। इसके बाद में दोस्तों हो गया डीडीसी। डीडीसी यानी कि क्या होगा दोस्तों? जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद हो जाएगा दोस्तों, जिला परिषद, ठीक है दोस्तों। और ये जो जिला परिषद वाले दोस्तों होते हैं, जो डीडीसी वाले मेंबर होते हैं, ये लोग किसे चुनते हैं? तो ये अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। हो गया दोस्तों, यह है त्रिपंचायत की व्यवस्था जो है। आप लोग देखते होंगे, गांव वाले तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन में भाग भी लेते हैं, वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो नगर निगम का चुनाव होता है वो अलग लेवल पर होता है, ठीक है। उसके लिए सभासद होते हैं और चेयरमैन का होते हैं। तो वहाँ दोस्तों क्या हो गया, वो 2 लेवल की होती है, वो 2 लेवल की होती है, ठीक है। और जो गाँवों के लिए होती है वो 3 लेवल की होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में बस इतना ही। और बताइए आप लोग कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। संविधान के कुछ अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही।